हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत। मैं कौशल कुमार। मैंने कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 6 जो जीव विज्ञान के पाठ है उसका जैव प्रक्रम चैप्टर का 3 टॉपिक पोषण, श्वसन, परिवहन पढ़ा दिए थे। आज उत्सर्जन के बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो जिस बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, उत्सर्जन क्या है इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन, यह अपशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है और वे अंग जिसके द्वारा वो निकलता है वो उत्सर्जी अंग कहलाता है। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गया, हम लोग के मल मूत्र पसीना ये सभी अपशिष्ट पदार्थ हैं। इसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं और जिस अंग से यह निकल रहा है वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो जैसे त्वचा उत्सर्जी अंग है, त्वचा से पसीना, सीबम, नमक ये सब बाहर निकलते हैं। पसीना ही आप ब्लैक कपड़ा पहनेंगे तो जब पसीना सूखेगा तो उजला उजला हो जाता है, इसे नमक निकलता है। फेफड़ा लंग्स से जो है CO2 निकलता है, वाष्प निकलता है, बलगम कफ निकलता है, जो उसको सर्दी खांसी के बाद जो कफ हो जाता है वो फेफड़ा के द्वारा ही निकलता है। बड़ी आंत में है अनपचा भोजन जो होता है वो निकलता है। यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अमोनिया बहुत ख़राब चीज़ है। इस ख़राब चीज़ को लीवर जो है अमोनिया को जो है यूरिया में परिवर्तित करते हैं। वृक्क जो है यूरिया यानी पेशाब का उत्सर्जन करता है और उत्सर्जन का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क यानी किडनी ही है। किडनी का डायग्राम बनाए हुए हैं, आप देख लें। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, इसे एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। एक किडनी है, यहाँ पे यूरेटर मूत्र वाहिनी है और उसके नीचे ब्लैडर यानी मूत्राशय है, जहाँ मूत्र जमा होता है और उससे नीचे मूत्र मार्ग है, इससे मूत्र बाहर निकलता है। तो किडनी देख लिया आपने। किडनी के जो बाहर वाले भाग होते हैं उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी के जो हम बाहर वाले भाग दिखाई दे रहे हैं ये सभी, ये कॉर्टेक्स कहलाता है और ये अंदर वाले भाग को जो है मेंडुला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स और अंदर वाले भाग को मेडुला, मुँह से मीडियम यानी अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। अब किडनी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। किडनी यानी वृक्क, ये जो है मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी जो है मुख्य उत्सर्जी अंग है मनुष्य का, जो रक्त को छानता है। रक्त को कौन छानता है? किडनी। लेकिन शुद्धिकरण करता है फेफड़ा। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा करता है, कंफ्यूज मत होइएगा, हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा करता है जबकि रक्त को छानता है किडनी। तीसरा पॉइंट है पेशाब निर्माण, एसिड एंड बेस, पीएच को नियंत्रित करता है कौन? किडनी। किडनी जो है पेशाब का भी नियंत्रण करता है, एसिड बेस का जो पीएच स्केल होता है उसको नियंत्रण करता है। और किडनी की संख्या 2 होता है, इसका भार 140 ग्राम होता है। इसमें बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं, जो बता दिए थे। और उसके झिल्ली जिस झिल्ली की बनी होती है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी की झिल्ली को पेरिटोनियम कहते हैं। इसका प्रवेश द्वार जो है रेनल हाइलम होता है,
जिसमें अमोनिया मिक्स होता है। इसका जो प्रवेश द्वार है, यहाँ से जो प्रवेश द्वार है, ये जो है क्या है, हाइलम, रेनल हाइलम। और इसकी इकाई जो है, यूनिट, किडनी के जो यूनिट है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख होते हैं। तो आप समझ सकते हैं 8 लाख नेफ्रॉन है इस छोटी सी किडनी में, तो कितना छोटे छोटे नेफ्रॉन होंगे। तो आप लोग किडनी को पढ़ें। अब नेफ्रॉन, किडनी के अंदर नेफ्रॉन को अब समझने की कोशिश करते हैं। तो नेफ्रॉन का हम डायग्राम बना के समझाने के प्रयास के लिए आए हैं। तो ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ये डायग्राम है। नेफ्रॉन के जो यहाँ पे है, इसके भाग, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। गुच्छे के समान जो है ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये अंदर में है, जिसको बॉमेन कैप्सूल कहते हैं या संपुटक कहते हैं। इसको बॉमेन कैप्सूल या संपुटक कहते हैं। ये गुच्छे के समान जो है ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। और ये आपका नेफ्रॉन हो गया। तो ग्लोमेरुलस, बॉमेन और नेफ्रॉन तीनों में क्या क्या चीज़ होता है, अब इसे जानने का प्रयास करते हैं। ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन होता है। ब्लड का जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। दूसरी बात, रक्त से कण को छानता है। रक्त से जो है कण को छान लेता है और शुद्ध रक्त को वापस फिर भेज देता है। कहाँ पे? हार्ट में। अब बॉमेन जो है आवश्यक पदार्थ का पुनर्अवशोषण करता है। जो ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद भी जो है आवश्यक पदार्थ आ जाते हैं छना के, उसको फिर बॉमेन कैप्सूल पुनः अवशोषित करता है। दूसरा पॉइंट है, यूरिया को अलग करता है। बॉमेन जो है यूरिया को अलग करता है और बॉमेन से यहाँ से डायलिसिस भी बॉमेन के द्वारा होता है। और नेफ्रॉन जो है यूरिन का निर्माण करता है। यूरिन का निर्माण करने का काम नेफ्रॉन का है। तो आपने इस नेफ्रॉन को समझने का डायग्राम को कोशिश किया। गुच्छे के समान जो आगे में है ग्लोमेरुलस, और जो कैप्सूल के समान है बॉमेन कैप्सूल, और पतले धारीनुमा जो है ये नेफ्रॉन हुआ। ग्लोमेरुलस, बॉमेन और नेफ्रॉन तीनों को कार्य को भी बता दिए। किडनी जो है आपका मुख्य उत्सर्जी अंग है, ये पूरा समझ लिए। अब कुछ पादप का जो उत्सर्जी अंग है वो टेनिन, रेजिन, गोंद आदि है। इसको बाद में विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर लगभग जैव प्रक्रम चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। अब हमें जैव प्रक्रम चैप्टर के 3-4 क्वेश्चन NCERT में है, उसे हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग समझने का प्रयास करें। तो 4 क्वेश्चन इसमें है NCERT से ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो आप लोग जवाब दें। पूरा जैव प्रक्रम को मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया। आप लोग ये चारों क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क अभी तुरंत पढ़े हैं, उत्सर्जन का भाग है जो कि उत्सर्जन से संबंधित है वृक्क। तो C नंबर आंसर सही होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से ये जानते हैं। 2 नंबर है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो आप जानते हैं जाइलम से जल का संवहन होता है, जल एवं खनिज लवण का। तो 2 का ये नंबर सही है, जल का वहन। 3 नंबर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो आप जानते हैं स्वपोषी पोषण कौन करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनावे, वो अपना पोषण स्वयं तैयार कर ले, उसे स्वपोषी कहते हैं। उसमें 4 चीज़ की आवश्यकता होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो D नंबर उपरोक्त सभी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है ये तीनों सवाल में। चौथा सवाल है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है
और यह क्रिया होती है। ये क्रिया कहाँ होती है? तो आपको बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है यह क्रिया, जिसमें पायरुवेट विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देती थी, जबकि कोशिका द्रव में जो है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल देते थे और 2 एटीपी मुक्त होते थे। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल ऊर्जा और 38 एटीपी मुक्त होते थे, जो बता दिए थे आप लोग को। इस आंसर बी है। इस चारों क्वेश्चन को समझने में आप लोग को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो आप लोग समझ गए हैं इस चैप्टर को अच्छे से। और पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद ये जो 5 से 13 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।